हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुजय गुप्ता। आज हम 11th केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम उसके एक बहुत छोटे से पोर्शन बफर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। बफर सॉल्यूशन आप अगर जेई और नीट के अकॉर्डिंग देखो तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बफर सॉल्यूशन की बात करोगे तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नीट 2022 में क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट बफर सॉल्यूशन होता है। इस चैप्टर में मेनली हम डिस्कस करते हैं अबाउट पीएच कि पीएच कैसे कैलकुलेट करी जाती है या पीएच पे क्या इफेक्ट आता है वगैरह वगैरह। तो अगर एक बफर सॉल्यूशन की हम बात करें तो जब किसी भी रिएक्शन में हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन का पीएच चेंज ना हो, अगर हम कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसके बाद हमारा पीएच चेंज हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो पीएच चेंज ना हो तो हम यूज करते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन एक तरीके से ये बनाया हुआ रहता है जिसमें पीएच हमेशा बैलेंस रहता है या रिमेन्स अनचेंज, ऐसा बोल सकते हैं। तो पहले इसके डेफिनेशन की बात करके देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है इसका। तो जो मैंने बोला इसको अगर मुझे डिफाइन करना हो कि डेफिनेशन क्या होता है, देखिए ध्यान से। तो हम बात करें दो सॉल्यूशन which can resist the change in pH upon adding small amount of strong acid and strong base। देखिए जैसे मैंने बताया आप लोगों को, हम अगर चाहते हैं कि सॉल्यूशन का पीएच जो है वो चेंज ना हो तो दो सॉल्यूशन which can resist the change in pH upon adding small amount of strong acid and base। ठीक है, अब जैसे हम अगर बात करें कि कितने टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं, तो there are three types of buffer solution। मतलब अगर मैं ये कहूं कि ये टाइप का मतलब ऐसा होगा कि हम कैसे कैसे बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है, अगर हम कोई वीक एसिड ले रहे हैं, तो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। कहने का मतलब एक कोई वीक एसिड ले लिया हमने, जैसे मान लो मैंने बोला CH3COOH, ये हमारे पास एक वीक एसिड है। अब मैं इसी के इसका सॉल्ट बना रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे मान लिया अब ये जो CH3COOH है जिसको आप डिसोसिएट करोगे CH3COO माइनस और H प्लस बनेगा। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मान लिया मैंने हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है क्या, NaOH। अब इस NaOH जिसका रिएक्शन जब कराएंगे तो आपके पास जो सॉल्ट बन के आएगा वो बन के आएगा CH3COO और Na। ठीक है, तो देखिए क्या, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो एक टाइप होता है ये। सेकंड टाइप की बात करेंगे तो अगर जैसे मैंने वीक एसिड दिया होगा, अब हम देखेंगे वीक बेस। अगर कोई वीक बेस है या वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे मान लो कि मैंने वीक बेस ले लिया NH4OH, ये हमारे पास एक वीक बेस है। अब इसका सॉल्ट बनाना है मुझे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मान लिया मैंने कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl। जब इन दोनों को आप रिएक्ट कराओगे तो आपके पास बनकर आएगा क्या, NH4Cl। तो इन दोनों को मिक्स कर देने के बाद ये हमारा पास बन जाता है बफर सॉल्यूशन। एक और टाइप होता है जब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इन दोनों के हेल्प से भी हमारे पास बफर सॉल्यूशन जो है वो बन सकता है। तो अब जो मैंने बताया आप लोगों को कैसे ये पीएच को रजिस्ट करेगा, है ना। अगर हम यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड भी करते हैं या बेस ऐड करते हैं तो आखिर पीएच रजिस्ट होगा कैसे, उसको देखने के लिए मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूं, आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। सपोज हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया था, यही वाला CH3COOH और प्लस CH3COO Na, ये मेरे पास एक बफर सॉल्यूशन है। मैंने क्या बोला कि इसका पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करने पे या बेस ऐड करने पे चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए। सपोज हम लोगों ने HCl ऐड किया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास है, या फिर हम लोगों ने NaOH ऐड किया, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर मैं HCl ऐड करूं या बेस ऐड करूं, देखिए होता क्या, जैसे ही मैं HCl ऐड करूंगा तो इस HCl के लिए ये CH3COOH जो है बस तैयार हो जाएगा। कैसे, देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पर CH3COO Na की बात करूं, जैसे ही आपने यहाँ पर HCl ऐड किया तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो Na है और ये जो Cl है ये मिलकर आपको NaCl बना देंगे
और साथ में क्या बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, उसी टाइप से अगर मान लो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर देता हूँ, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर CH3COOH की बात करें और यहाँ मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया NaOH, तो क्या होगा, ये जो H आपको दिखाई दे रहा है ये और ये जो OH है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, आप यहाँ से फॉर्म कर लेंगे H2। जब ये H2O फॉर्म हो जाएगा, अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर CH3COO माइनस बचा है और N, मतलब बनेगा क्या आपका प्रोडक्ट CH3COO और Na। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो हम लोगों ने यहाँ पास बफर सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसमें जब हमने HCl डाला तो ये तैयार बैठा है कि आओ मैं तुम्हें न्यूट्रलाइज करता हूँ या तुम्हारे इफेक्ट को चेंज करता हूँ। तो CH3COOH NO में से Na आपका निकल जाएगा NaCl बनाकर, और आपको फिर से वापस CH3COOH मिल जाएगा, मतलब आपको एक एसिटिक एसिड यहाँ पास मिल जाएगा। वापस से जब आपने बेस ऐड किया तो अब ये तैयार बैठा है कि इस इफेक्ट को क्या करें, वो मतलब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें चाहते हैं क्या, इसका pH चेंज ना हो, इसलिए अब जब NOH आएगा तो इसका OH मिलकर H2O बना लेगा यहाँ पर और साथ में हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से सेम एज, अगर मान लो मैं आपको बताऊं, अगर हम ये एग्जांपल दें जो हमारे पास NH4OH है, अब इसका NH4OH और प्लस NH4Cl, ये हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन है। सेम एज अगर यहाँ पर भी आप स्ट्रॉन्ग अमाउंट, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का थोड़ा थोड़ा अमाउंट, स्मॉल अमाउंट अगर ऐड करते हैं, सपोज हम लोगों ने यहाँ पास NH4OH ले रखा है और यहाँ मैंने ऐड कर दिया HCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl ऐड किया, तब क्या होगा, यहाँ से आपका ये जो HCl, देखिए यहाँ पर H2O जो है ये OH और H मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ पास आपका H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बचा क्या NH4Cl, तो आपका वापस से NH4Cl बन जाएगा। सेम एज अगर मैं मान लो यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ किसका, NaOH का, मतलब कि बेस का, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लिया हम लोगों ने, तो वापस से क्या बन जाएगा, ये जो Cl है और ये जो Na है ये मिलकर बना लेगा आपका NaCl, ठीक है, और NH4 और OH मिलकर क्या बन जाएगा आपका NH4OH। तो कुछ इस टाइप से सॉल्यूशन का pH जो होता है वो क्या रहता है, अनचेंज रहता है, अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करो। तो बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पास pH चेंज कैसे नहीं होगा, अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो हम ये नहीं कह रहे उसका pH कभी चेंज नहीं होगा, pH चेंज होगा, लेकिन एक बार ही अगर हमें कुछ चेंज हो गया तो वो कांस्टेंट मिलेगा, मतलब बाद में pH अनचेंज रहता है, इसलिए तो हम यहाँ यूज करते हैं बफर सॉल्यूशन। तो जैसे मैंने आपको बताया ये डेफिनेशन है, देयर आर टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम किसी बफर सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, चलिए देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास बफर सॉल्यूशन, हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, हमें pH कैलकुलेट करना है। तो pH के कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो तरीका होता है, कुल मिलाकर मैं ऐसा कहूँ कि हमें अगर कोई सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन दिया हुआ है और बोला जाए कि उसका pH निकालकर बताइए, तो उसके लिए फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए लेट्स से हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आपके पास कोई भी एसिडिक और बेसिक बफर है, सपोज हमारे पास यहाँ पर CH3COOH दिया और हम लोगों ने CH3COONA, इसका एक बफर सॉल्यूशन ले लिया। अब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मुझे pH कैलकुलेट करना है, तो मैं लेता हूँ यहाँ से इस एसिडिक एसिड को। देखिए जब CH3COOH की बात करोगे तो यहाँ से आपको क्या दिखाई देगा, मतलब इसका जब आप डिसोसिएशन कराओगे तो आपको मिलेगा क्या, CH3COO माइनस और प्लस। जैसा मैंने आपको बताया था, यही CH3COO माइनस जो है वो बेस से लेकर के आपको ये Na का प्रोडक्ट देता है, मतलब हमारे पास ये कहाँ से आ गया, ये हमारे पास सॉल्ट है, अगर हम कुल मिलाकर कहें तो हमारे लिए सॉल्ट हो जाएगा। अगर अब इसके लिए मैं क्या लिखूं, आपको मालूम होगा हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह बोलते हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा हमारा कंडीशन। तो अगर मैं यहाँ पास Ka लिखूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस, क्योंकि हम प्रोडक्ट अपॉन क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट, और क्या हो जाएगा H+, ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। देखिए बच्चों, अब यहाँ से अगर मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, Ka into concentration of CH3COOH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, concentration of CH3COO माइनस, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा H+, ठीक है। अब अगर मैं H+ के टर्म्स में यहाँ पर बात करूँ तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, concentration of H+ इज इक्वल टू, ये मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ तो Ka और इनटू क्या हो जाएगा तुम्हारा concentration of CH3COOH, concentration of CH3COOH मतलब कि एसिड, अपॉन इसको मैं इसका कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकता हूँ, और इसे हम क्या कह सकते हैं
आपका सॉल्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम चाहे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी लिख सकते हैं या कुल मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं CH3COO माइनस, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस भी हो जाएगा इस एसिड के लिए, या फिर इसको हम सॉल्ट भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ। अगर दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, जैसे मान लो हम लोगों ने माइनस लॉग यहाँ पर फॉर्मूला बना दिया लॉग ऑफ h प्लस इज इक्वल टू, इसका भी लॉग, ये दोनों को मैं प्रॉपर्टी एक ही और एक, मैं माइनस ऑफ लॉग Ka और इनटू कंसंट्रेशन, इसको मैं एसिड लिख रहा हूँ, ये मेरा एसिड हो जाएगा, अपॉन का हो जाएगा हमारा सॉल्ट। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, इसको मैं एक यूनिट ये पकड़ रहा हूँ और एक यूनिट ये वाला ले, तो क्या होगा, इसके लिए हम लिख सकते हैं इसको pH। आपको मालूम होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन मतलब होता है pH हमारा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से प्रॉपर्टी लगाएं, देखो log A into B, अगर इसका फार्मूला हम यूज करते हैं तो क्या होता है log A plus B, ठीक है। तो देखिए मैं माइनस बाहर रख रहा हूँ तो देखिए यहाँ हो जाएगा log Ka और प्लस क्या हो जाएगा log कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और अपॉन का जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए अंदर। देखिए मैं आपको इसको समझाने के लिए मैं इसको इस तरफ लेकर आ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या था, pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log Ka हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और इसको लिख सकते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब आपको मालूम होगा माइनस log Ka को मैं लिख सकता हूँ pKa, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा pKa और प्लस क्यों लिख रहा हूँ, देखो प्लस लिखूंगा इसको हम चेंज कर देंगे, हो जाएगा log, यहाँ हो जाएगा सॉल्ट और अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर एसिड। बच्चों इस इक्वेशन को एक साइंटिस्ट था हेंडरसन, ठीक है, इसे बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। एक इन्होंने इस फार्मूले को दिया था, इसलिए इसका नाम हेंडरसन इक्वेशन है। और इस फार्मूले की हेल्प से हम इस प्रकार के एसिड बफर सॉल्यूशन का, इसको हम एसिड बफर कह सकते हैं, इस सॉल्यूशन का pH जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल इस फार्मूले को हमें यूज करना है। ऐसे मान लो हमें कोई सॉल्ट का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.02 मान लो, और एसिड का कंसंट्रेशन दे रखा है क्या 0.01, ठीक है, या इसको चेंज कर दो 0.01 और 0.02 कर, ठीक है। अगर ये कंसंट्रेशन दिए हैं और मुझे pKa का वैल्यू सपोज 4.7 दे रखा है और मुझे pH निकालना है, अगर कोई सॉल्यूशन हमारे पास है जिसका जैसे CH3COO है, इसके लिए Ka की वैल्यू दी रहेगी तो pKa दिया रहेगा 4.7 और कंसंट्रेशन दे रखा है, ये आपका सॉल्ट का और ये रखा है किसका एसिड का, ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन और ये दे रखा है एसिड का कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन। अब हम इसमें जब pH को फॉर्म करेंगे उससे क्या देगा, pH इज इक्वल टू pK की वैल्यू 4.7 पुट कर दो प्लस यहाँ पर log हो जाएगा